हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण, आप सभी को पढ़ाता हूं गणित। और आपका जो गणित विषय है वो काफी अच्छे से पढ़ाई चल रही है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। और गणित के अलावा जितने भी अन्य विषय हैं वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं और आपको पूरी तरह से फ्री भी पढ़ाते हैं। हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जहां पर आपको यह कहा जाए कि आप 2 या 3 वीडियो देखने के बाद इतना पैसा दीजिए या फिर आपको अब आगे पढ़ने के लिए पैसे देने की आवश्यकता है। मतलब आपकी किताब के पहले सवाल से लेकर आपकी किताब के आखिरी सवाल तक हर उस सवाल को जो आपको यहां कराया जाता है, भले ही एमसीक्यू हो, टेस्ट पेपर हो, आपको मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, यह पूरी तरह से फ्री है और सबसे बेस्ट भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं गणित के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए त्रिविमीय ज्यामिति नाम के एक अध्याय की, जिसमें हम एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है, किस तरह से इनमें अप्रोच लगाई जाती है, किस तरह से आप सोचेंगे, शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 12वीं के त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय नाम के अध्याय की एमसीक्यू सीरीज का। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। यदि बिंदु ए मतलब 3 बिंदु दिए हैं और ये एक त्रिभुज के शीर्ष हो, तो ये त्रिभुज कैसा होगा? क्या ये त्रिभुज समकोणीय होगा, समद्विबाहु समकोणीय होगा, समबाहु होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो सबसे पहले इन 3 बिंदु पर जाने से पहले अपन समकोणीय त्रिभुज, समद्विबाहु समकोणीय और समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यदि मान लीजिए आपको एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, और अगर ये बिंदु A है, ये B है और ये C है, तो यदि ये त्रिभुज समकोणीय होता है तो समकोणीय के केस में जो कर्ण का वर्ग होता है वो AB और BC के वर्ग के बराबर होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय यहां पर यही कहती थी। और यदि यही त्रिभुज समद्विबाहु समकोणीय हो जाता है तो क्या होगा? समद्विबाहु समकोणीय। इस केस में इसको अंग्रेजी में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अब इस केस में क्या होता? तो इस केस में कुछ नहीं होता, ये तो होता ही है जो पहले हो रहा है। मतलब कर्ण का जो वर्ग है वो AC के वर्ग या BC के वर्ग प्लस AB के वर्ग के बराबर है। साथ ही साथ एक कहानी और भी होती है, वो ये होती है कि 2 भुजाएं पास पास वाली जो 90 डिग्री पर टिकी हुई है वो भी बराबर होती है। मतलब यहां पर AB BC के बराबर होता है। इतनी बात। फिर अगला देखते हैं, समबाहु। तो समबाहु को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। समबाहु का मतलब है सारी भुजाएं बराबर हो। सारी भुजाएं बराबर हो मतलब AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा के बराबर होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से दिखता है, 60-60 डिग्री का कोण होता है। अब इस सवाल को हल करने के लिए आपको भुजाएं तो निकालनी है कि कौन सी भुजा कितनी है, तो आपको यहां दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और कुछ नहीं है। दूरी सूत्र के लिए आपको 3 बिंदु 0, 1, 2, 2 - 1, 3 और 1 - 3, 1 दिए हुए हैं और आपको यहां पर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो अपन तीनों बिंदुओं को पहले लिख लेते हैं। कौन कौन से 3 बिंदु हैं? तो 3 बिंदु A है सर, पहला बिंदु 0, 1, 2, ठीक है। B नाम का बिंदु 2 - 1, 3 और उसके बाद C नाम का बिंदु 1 - 3 और 1। मैं यहां पर यह मानकर चल रहा हूं कि इस MCQ सीरीज पर आने से पहले आपने NCERT को पढ़ लिया होगा, जो कि वीडियो आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं। अब आप दूरी सूत्रों को ध्यान दीजिए। क्या होता था सर डिस्टेंस फॉर्मूला? दूरी सूत्र तो यह होता था कि अगर मैं x2 में से x1 को घटा दूं, y2 में से y1 को घटा दूं और z2 में से z1 को घटा के वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल ले लूं, तो दूरी आ जाती है किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच। दैट मीन्स अगर मैं AB की दूरी निकालूंगा तो कितनी आएगी? बिंदु को घटा के वर्ग करके जोड़ो सीधा। 2 - 0 2, 2 का वर्ग 4 प्लस -1 - 1
-2 का वर्ग फिर 4, 3 - 2 1, 1 का वर्ग 1, तो यहां पर 4 1 4 4 8 और 1 9, तो इसका जो वर्गमूल आया वो 3 आया। उसी तरह अगर मैं BC दूरी निकालूंगा तो कितने आएगी, B में से C का निर्देशांक 2 - 1 1, 1 का वर्ग 1, -1 - 3 -2, -2 का वर्ग फिर 4 प्लस 3 - 1 ये 2, 2 का वर्ग फिर 4, तो 4 4 तो हो गए कितने 8 और 1 9 मतलब 3, तो यहां पर दो भुजाएं तो समान है। ठीक है, ठीक है, AB और BC समान है। अब अपन AC दूरी निकाल लेते हैं, ये वाली AC दूरी कितनी, 1 में से 0 को घटाया तो 1 का वर्ग, ठीक है, मतलब 1, -3 में से -1 गया तो -4, -4 का वर्ग 16 प्लस 1 - 2 -1 -1 का वर्ग 1, तो यह मिला √18। देख लीजिए, अब आप यहां पर गौर करके देखिए कि यदि मैं AC का वर्ग करूं तो वो 18 है, ठीक है, AB का वर्ग 9 आएगा और AC का BC का वर्ग भी 9 आएगा। ये चीज, ये 18 हो रहा है, AC का वर्ग बिल्कुल, और ये 9 + 9 है। इसका मतलब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्टि हो रही है, मतलब त्रिभुज समकोणीय तो होना चाहिए, है ना। त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, समकोणीय। लेकिन साथ साथ में AB या AB और BC दोनों बराबर भी है। अगर AB और BC बराबर है और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं तो समद्विबाहु समकोण, मतलब विकल्प नंबर ख यहां पर सही होना चाहिए प्रश्न नंबर 1 का। यह प्रश्न नंबर 1 का जवाब है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो चलिए प्रश्न नंबर 2, यदि बिंदु -1 3 2 -4 2 -2 5 5 लैम्डा, लैम्डा एक कोई नंबर है, अगर यह समरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो तो लैम्डा का मान निकालिए। आपके सामने ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, जो आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे भी सही, हालांकि कि यदि 3 बिंदु समरेखीय है, आप ऑब्जेक्टिव सवालों में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि x1 x2 y1 y2, यदि सुन लीजिए, यदि 3 बिंदु, यदि A x1 y1 z1, ठीक है, उसके बाद B नाम का बिंदु x2 y2 z2 और C नाम का बिंदु x3 y3 और z3 समरेखीय है, तो समरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, मतलब 3 बिंदुओं के पास 2 चॉइस होती है, A यहां पर है, B यहां पर है और C यहां पर है। ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि A यहां पर है, B यहां पर है और C यहां कहीं हो जाए। तो इस केस में अपन ABC को समरेखीय नहीं कहते, समरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित। तो ट्रिक भाई साहब ऐसी है कि आप पहले x3 में से x1 को घटाइए, ठीक है, और यही केस x2 में से x1 को भी घटा दीजिए, बराबर होगा y3 में से y1 को घटाइए और y3 में से या y2 में से y1 को घटाइए। मतलब पहले ये वाले बिंदु में से इसको घटाओ, फिर ये वाले में से इसको घटाओ, अनुपात बराबर आना चाहिए। और यही बात Z3 - Z1 और Z2 - Z1 होनी चाहिए। तो बस इन दोनों से अपन मतलब आ जाएगा आंसर। आपको क्या चाहिए, लैम्डा, लैम्डा इसका Z निर्देशांक है। अगर आप इसे x1 y1 x2 x3 लेते हैं तो सीधा सीधा ऐसे लिखो ना यार, x3 मतलब 5 - 1, तो 5 - -1 बटा x2 -4 -1 बराबर होना चाहिए, लैम्डा निकालना है। Z वाला लिख दो, Y वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। लैम्डा -2 बराबर -2 Z3 - Z1 बटा Z2 - Z1, तो ये तो मिला 6 और ये मिलेगा -3 बराबर लैम्डा -2 और ये मिलेगा -4। ऐसा ही कुछ है क्या,
वेरीफाई कर लीजिए एक बार। आई होप कि यहां से चीजें जो है वो क्लियरली आपको दिख जाए। ठीक है, सो ये तो मिला 2 यार, 6 से 3 कटने पर -2 बराबर लैम्डा -2 का -4 के साथ गुणा, तो ये तो मिलेगा 8 बराबर लैम्डा -2 या लैम्डा बराबर 10। अगर आप इसे दूरी नियम से निकालते तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता। तो यहां से ऑप्शन नंबर घ, फोर्थ ऑप्शन सही है इस प्रश्न का, जो कि प्रश्न नंबर 2 है, बहुविकल्पीय प्रश्न का। चलिए, बिंदुओं 1 2 3 3 -5 6 को मिलाने वाली रेखा को 3:-5 में विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा है? अब 3:-5 अनुपात माइनस कैसे हो सकता है? वो तब होता है जब जो बिंदु है वो, मतलब जब बाह्य विभाजन की बात हो, जब विभाजन कौन सा हो? बाह्य विभाजन हो, तब यहां पर हम लोग ऐसी बातें करते हैं, मतलब चिन्ह n की जगह -m हो जाता है, मतलब m की जगह -n हो जाता है, या n की जगह -n हो जाता है। तो यदि यहां पर आप बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट लगाएं, कौन सा? बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन क्या होता है? बाह्य विभाजन होता है कि यदि a और b नाम के 2 बिंदु हैं, a और b नाम के 2 बिंदु, मतलब ये बिंदु a है और ये बिंदु b है, और एक ऐसा बिंदु जो इन दोनों को यहां से यहां c नाम का बिंदु है, जैसे मान लीजिए c नाम के बिंदु की दूरी अगर यहां से यहां और यहां से यहां का अनुपात लिया जाए, मतलब AC बटा BC का अनुपात लिया जाए, तो यह अनुपात m/n आता है। तो अपन C बिंदु को बाह्य विभाजन का बिंदु बोलते हैं। और उस केस में यदि A वाला बिंदु x1 y1 z1 है और B वाला बिंदु x2 y2 z2 है, तो ये जो C बिंदु है इसके निर्देशांक लिखे जाते हैं, अगर ये m है और ये n है तो mx2 - nx1 बटा m1 m - n, ऐसा कुछ। साथ में my2 - ny1, साथ में m - n, साथ में nz2 nz1, साथ में m - n। ये होता है बिंदु, मतलब यहां पर जो बिंदु होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। यह है C नाम का बिंदु। अब 3:-5 में विभाजित करने का मतलब है, ये जो n का मान आप धनात्मक लेकर चल रहे थे, यहां इसे ऑलरेडी -5 कह दिया गया है। कितना? -5। तो 3/-5। तो जहां जहां n का मान ऋणात्मक होता था ना, ठीक है, वहां पर आप n को ऋणात्मक ही रखेंगे, n की जगह -5 रख देंगे, साइन नहीं बदलेंगे। मतलब यहां पर आप ऐसा करेंगे कि n की जगह -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो नहीं करना है, क्योंकि 3:-5 कहने का मतलब है कि ये इसको 3:5 में विभाजित कर रहा है, लेकिन बाहर से। तो यहां पर m का मान 3 और n का मान 5 रखा जा सकता है। बिंदु कौन सा है? 1 2 3, और 3 -5 6। तो बस C के निर्देशांक कैसे आएंगे? m का मान आपको 3 रखना है, m का मान 3 और n का मान 2 रखना है, और उसके बाद x1 y1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, तो ये x1 y1 z1 होगा। x2 का गुणा 3 में करना है, m में करना है मतलब, तो यहां से मिलेगा 3 × 3, ठीक है, -2 × 1 बटा 3 - 2, या 2 × 1 नहीं, 2 × 5। n का मान तो 5 रखना है ना, 2 क्यों रखेंगे? n का मान 5 है यार। तो -2 × 5 बटा 5, ये कितना आएगा? कैलकुलेट करोगे एक बार क्या? 6 -10 बटा -2, तो 6 - 10 -4 बटा -2, ये आ जाएगा 2 के बराबर। उसके बाद फिर वही 3 m y2 मतलब -5 -2 × -5, और फिर से ये 3 -5, तो -15 -10 25 बटा -2, तो 25 बटा 2 आना चाहिए। अब देखो, आपको पूरा सवाल हल करने की हमेशा आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, चाहो तो तीसरा वाला भी हल कर लो, mx2 मतलब 3 गुणा 6, ये वाला, साथ में -5 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 3 - 5, तो 18 - 15, 3/2, तो -3/2 आपका जवाब होना चाहिए। 2 25/2 और 3 -3/2 क्या किसी प्रश्न में, ध्यान से देखो, एक बार कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो, 3 - 6 -5 3, ये भी ठीक है, और हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, यहां पर नहीं, यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है। 2 25/2, 2 25/2, लेकिन -3/2 यहां पर नहीं आ रहा, सो इनमें से कोई नहीं जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर घ। तो ये प्रश्न नंबर 3 था। देख लीजिए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बिंदु की दूरी 1 2 3 से √10 है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जहां से 1 2 और 3 की दूरी √10 के बराबर है? तो देखिए, √10 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। √10 का मतलब है, क्या मैं √10 को लिख सकता हूं 9 + 1? हाँ लिखा जा सकता है, 9 + 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 9 + 1 लिखेंगे तो यहां से ये बनेगा 3 का वर्ग + 1 का वर्ग, मतलब ये दूरी निकालते समय 3 का वर्ग + 1 का वर्ग निकालते समय ये जो 1, 2, 3 है, इसको ऐसा कह सकते हैं 3 - 0 का वर्ग प्लस 2 - 2 भी लिख सकता हूं, प्लस 1 - 0 का वर्ग। मतलब ये दूरी कहां से निकाली गई है? ये दूरी निकाली गई है 0 - 0, मतलब कुल मिलाकर ये तो आ गया 0, ये 3 और ये 1। मतलब अगर ये 0 है तो दूरी कैसे आएगी? अगर ये 0 है तो दूरी यहां से तब आएगी जब ये बिंदु हो 0, 2, 0 और ये बिंदु वास्तव में y अक्ष पर होता है, क्योंकि 3 में से आपने 0 घटाया, 1 में से 0 घटाया, तब जाके दूरी मिली। तो बिंदु कहां है? ग वाला बिंदु y अक्ष पर होना चाहिए। सिंपल सा सवाल है ये। तो x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए यह चीज मैंने आपको बता दी थी कि यदि बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष पर y का मान भी 0 और z का मान भी 0। ऑप्शन नंबर घ, ये रटने वाली चीज है। ऑप्शन नंबर घ, y और z दोनों 0 होते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए। चलिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? सिंपल सा फॉर्मूला। दूरी नियम कैसा? दूरी नियम ऐसा कि x2 - x1 y2 - y1। अपन ने इस फॉर्मूले को पढ़ा था, ऐसे भी पढ़ा था, ऐसे भी याद रखे कि जो भी x2 में से x1 निकले उन सभी का वर्ग करके जोड़ दो। x2 में से x1 के आगे सिग्मा लगाने का मतलब है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग प्लस z2 - z1 का वर्ग। मतलब सीधी सीधी बात है, जो आपने कक्षा 10 में किया था वही आपको यहां करना है, बस z वाली चीज और आ जाएगी। तो 2 - 1 का वर्ग 1, 1 - 3 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 - 2 का वर्ग 1 का वर्ग। तो ये तो मूल रूप से 4 और 2 6 आनी चाहिए। तो वर्गमूल 6 ऑप्शन नंबर घ का आंसर, ग का आंसर होगा, जो कि यहां पर सही है। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट, ओके, इस बिंदु की निर्देशांक अक्षों से दूरियां कितनी है? मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु है 1, 0, 2, इसकी या 1, 2, 3 की निर्देशांक अक्षों से दूरियां कितनी है? तो देखिए, कुछ नहीं करना। अगर ABC नाम का बिंदु है और आपसे यहां पूछे कि अगर ये P बिंदु है तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है? निर्देशांक अक्ष से दूरी मतलब x, y और z तीनों अक्ष से दूरी कितनी है? तो आपको यह निकालना है। और यहां पर आपसे पूछे कि z अक्ष से दूरी कितनी है, तो कुछ नहीं करना आपको। जब x अक्ष से दूरी की बात आती है ना,
तो ये x वाला बिंदु है, x y और z ऐसे लिखते हैं अपन, तो a वाले को हटा दो, b का वर्ग प्लस c का वर्ग। y वाले बिंदु की दूरी, तो b को हटा दो, a का वर्ग प्लस c का वर्ग। z वाले की दूरी, c को हटा दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब यहां आप बिंदु से तुलना कर लो, 1 2 3 बोला है, यही बोला ना 1 2 3, तो 1 2 3 में b का वर्ग प्लस c का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग तो हुआ √13। a का वर्ग c का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 3 का वर्ग, तो ये हुआ √10, और a का वर्ग b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 2 का वर्ग, तो ये मिला कुल 4 का वर्ग मतलब √5। तो √13, 10 और √5 आना चाहिए। अब ये सर दो विकल्पों में दिया है, हम कौन सा माने? तो अमूमनतः ऐसा माना जाता है कि पहली दूरी x अक्ष से होगी, दूसरी y वाली होगी, तीसरी z वाली होगी। मतलब आंसर में √13, √10 और 5 लिखा होना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर ख में दिया हुआ है। मतलब पहले x अक्ष से दूरी लिखी जाएगी, बाद में y और तीसरा z वाला। ओके, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। ठीक है, यदि बिंदु P Q और यदि PQ के निर्देशांक 1, -2 और -1 हो, ठीक है, और 2 3 4 Q के निर्देशांक हो, और O जो है वो मूल बिंदु हो, O है वो क्या है? मूल बिंदु हो, तब क्या OP बराबर OQ है? आपसे ये सवाल पूछा है पहले तो, ठीक है। उसके बाद क्या OP OQ पर लंबवत है? ये भी पूछा है। क्या OP OQ के समांतर है? तो ऐसे प्रश्नों में मतलब जहां पर आपको दो भिन्न बिंदु दिए हैं और बीच में कहीं ना कहीं मूल बिंदु है, तो दूरी निकालने जाओगे ना जब PQ की मध्य बिंदु से, मतलब सबसे पहले आपको यह बोला गया है कि जैसे मान लीजिए ये O बिंदु है, अब ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, तो P से Q की जो लंबाई है, मतलब P से Q की जो दूरी है, वो ऐसी कुछ दी हुई है। अब क्या ये बराबर है? पहले में तो ये पूछा है। क्या ये दोनों लंबवत है? दूसरे में ये पूछा है। क्या ये दोनों समांतर हैं, OP और OQ? अब मैं आपको यहां कुछ चीजें बता देता हूं। अगर 3 बिंदु है तो वो तीनों, मतलब ये आपको, आप ऐसा सोच के देखिए, पहले अपन ग वाले विकल्प के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। ग वाला विकल्प ये कहता है कि O से P को जोड़ो और O से Q को जोड़ो, क्या ये समांतर है? तो लॉजिकली सोच के देखो, अगर यहां पर O बिंदु है और यहां पर P बिंदु है और यहां पर Q बिंदु है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं OP और OQ, ये तो O वाले बिंदु पर मिल रही है ना। अगर ये O वाले बिंदु पर मिल रही है तो ये समांतर तो नहीं हो सकती, तो ये समांतर तो नहीं है। जब ये चीज अपन प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब समांतर होता है, तो ये समांतर तो नहीं हो सकती। तो फिर क और ख में से एक कोई जवाब होना चाहिए, तो बस क और ख में से एक जवाब निकाल के देखते हैं। यहां पर दूरी सूत्र की आवश्यकता लगने वाली है। O तो मूल बिंदु है, O मतलब 0 0 0। Q जो है वो बिंदु होना चाहिए 2 3 4, और P जो है वो है 1 -2 और 1। चलिए दूरी सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले OP निकालते हैं। OP कैसे निकलेगा? x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग प्लस z2 - z1 का वर्ग। x2 - x1, 1 में से 0 गया तो 1, -2 में से 0 गया तो -2, उसका वर्ग 4, 1 में से 0 गया तो फिर 1 मतलब √6। उसी तरह OQ कैसे? 2 में से 0 गया तो 4 का मतलब 2 का वर्ग 4, 3 में से 0 गए तो 3 मतलब 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग होके, 4 में से 0 गए तो 4 का वर्ग मतलब 16, तो ये मिला √29, है ना। ठीक है, 16 4 20 और 9 29। तो यहां पर OP और OQ भी बराबर नहीं है ना। क्लियरली OP इज नॉट इक्वल टू OQ, क्योंकि एक तो बराबर, एक √6 और एक √29 के बराबर। ख वाला विकल्प कैसे देखेंगे सर? दो रेखाओं को लंबवत कैसे बताएं? सरल रेखा में तो हमने प्रवणता निकाल के बोला था, यहां कैसे? तो एक चीज और कर लो यार, बस
PQ देख लो, PQ किसके बराबर है, ये दूरी निकाल लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग, 3 में से -2 गए तो 3 में से अगर -2 गए तो 5, 5 का वर्ग 25, और 4 में से 1 गया तो 3, 3 का वर्ग 9, 25 9 34, 34 और 1 35, किसके बराबर, √35 के बराबर। अब देखो यार, PQ का वर्ग करोगे तो मिलेगा 35, ठीक है। OP का वर्ग करोगे और OQ का वर्ग करके जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये 6 और ये 29, 6 और 29 कितना, ये भी 35। इसका मतलब है PQ का वर्ग OP का वर्ग प्लस OQ के वर्ग के बराबर कहा जा सकता है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई, और पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या बोलती है कि अगर ऐसा कोई है तो PQ एक त्रिभुज बनना चाहिए जिसमें PQ कर्ण होना चाहिए। ये P है और ये Q है, और बाकी की 2 भुजाएं OP और OQ हो जाएगी। तो ये अगर कर्ण है तो इसका विपरीत शीर्ष 90 डिग्री होना चाहिए, इसका सम्मुख शीर्ष बोला जाता है वैसे, मतलब PO और OQ एक दूसरे पर लंब है। तो विकल्प नंबर ख यहां से सही है। इस प्रश्न का जवाब ऐसा दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 9, XY समतल में इन दोनों बिंदुओं 2 4 5 तथा -4 3 -2 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है XY समतल या XY तल। हमने ऐसा एक सवाल किया था जहां पर एक तल, या 2-3 सवाल किए जहां पर एक तल एक बिंदु को या एक रेखा को कुछ अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले यह बताओ कि XY तल जो है उस पर क्या प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। तो यदि मैं XY तल के बारे में बात करता हूं, XY समतल के बारे में बातें करता हूं, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, YZ तल की अलग होती है, XZ तल की अलग होती है। हमने बात की है इसके बारे में कि यदि मैं XY तल के बारे में बात करता हूं तो XY तल पर या XY समतल पर, तल को समतल भी कहा जा सकता है, हमेशा Z का मान 0 होता है। और यही इस प्रश्न को हल करने की कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लीजिए ये X वतल और ये Y की वजह से बना XY तल है। इसे अपन ने क्या कहा कि ये XY तल है। अब XY तल, ये 2 ऐसे बिंदु हैं, भले वो कैसे भी हो सकते हैं, एक बिंदु ऐसा है दूसरा बिंदु ऐसा है, यहां से एक रेखा ऐसी गुजर गई, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली। बिंदु कौन सा है, मान लीजिए ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। अब आपसे ये पूछा है कि ये जो जैसे XY तल, अगर जैसे मान लीजिए मेरा हाथ जो है ना वो तल का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है तल का। आप लोग कक्षा 11वीं में आ चुके हैं, त्रिविमीय ज्यामिति को समझ रहे हैं, कक्षा 12वीं में बहुत जरूरी है। अब इस तल के ऊपर एक बिंदु हो सकता है, नीचे एक बिंदु हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन है तो ये पेन के जो अंतिम दोनों बिंदु हैं वो, या दोनों शोर है, उनको 2 बिंदु मान लेते हैं। एक ये बिंदु है, दूसरा ये बिंदु, ये पेन ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। तो इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली, मिलाने वाली रेखा कैसे भी हो सकती है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये कि यहां से यहां की दूरी का अनुपात फिर क्या होगा पता नहीं। इसको थोड़ा और ऊपर कर दे तो अनुपात बदलेगा, और ऊपर करूंगा तो अनुपात बदलेगा, है ना। सो बेसिकली हमें वही निकालना है। तो ये जो रेखा है वो तल को किसी ना किसी एक बिंदु पर कट करके निकल जाएगी। तो हमने उस बिंदु को C वाला बिंदु मान लिया कि देयर इज अ पॉइंट C ऑन द प्लेन सच दैट AC डिवाइड CB इन द रेशियो M/N या M/N। मतलब ऐसा कि A से C का जो रेशियो है या अनुपात है, C से B का जो अनुपात है वो M/N हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हमने माना कि ये C बिंदु तल पर है, इस बात का ध्यान रखना, ये M है और ये N है। आपको यही निकालना है। A वाला बिंदु कौन सा है, तो A वाला बिंदु सर A जो है वो 2 है, 4 है और 5 है, बिल्कुल सही है। B वाला बिंदु, तो B वाला बिंदु -4, 3 और -2 है, ये भी ठीक है। अच्छा, हमें यह पता करना है कि अनुपात क्या है ना। अनुपात मतलब M/N निकालना है। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं यहां से यहां के निर्देशांक निकालना चाहता हूं तो मैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करूंगा। किसका, विभाजन सूत्र का। अब विभाजन सूत्र क्या कहेगा, विभाजन सूत्र से हम सीधा का सीधा C का Z निर्देशांक निकालेंगे और कुछ नहीं निकालेंगे। XY निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्या निकालेंगे, C का Z निर्देशांक।
तो C का Z निर्देशांक कैसे निकलेगा? C का Z निर्देशांक निकलेगा M, है ना। अगर मान लीजिए इसका Z निर्देशांक Z2 है, इसका Z निर्देशांक Z1 है, तो MZ2 प्लस NZ1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। यहां पर Z1 का मतलब A का Z निर्देशांक जो कि 5 है, Z2 का मतलब -2, तो क्या लिख सकते हैं? M गुणा -2 प्लस N गुणा 5 डिवाइड बाय M प्लस N। ये रहे आपके सामने दो बिंदु, ये वाले, ये Z1 और ये Z2। अच्छा, अब चूंकि C बिंदु किस तल पर स्थित है? XY तल पर स्थित है, इसीलिए ये वाला बिंदु 0 होना चाहिए, क्योंकि C का Z निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि XY तल पर Z 0 होता है, तो ये 0 रख दिया। तो यहां से भाई साहब ये तो 0 नहीं हो सकता। अगर कोई भिन्न है P बटा Q, तो ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती, नीचे वाली कभी 0 नहीं हो सकती। तो क्या मैं लिख दूं? -2m प्लस 5n बराबर 0, बात सही। 2m को उधर पहुंचाया तो 5n बराबर 2m, बात सही। m बटा n निकालना है, तो 5 बटा 2 बराबर m बटा n, आपको यही चाहिए था। 5 बटा 2 आंसर है, मतलब 5:2। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर सेकंड। ओके सर जी, फाइन है। अब यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि ये रेखा एकदम सरल, मतलब ऐसी लंबवत भी हो सकती है, ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, रेखा कैसी भी हो सकती है। तो इस तल पर ये जो पेन है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर कटेगा तो हमेशा अनुपात जो होगा वो तो होगा। क्लियर है ना? सो प्रश्न यहां पर समाप्त। अगले की तरफ बढ़ा जाए। अगर आपको कोई यहां दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। एक बिंदु या बिंदु, अगर ये बिंदु -2 4 7 3 -6 8 तथा 1 -2 -2, ये किस तरह के बिंदु है? क्या ये समरेखीय बिंदु है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? तो इस केस में हमें इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। चलिए मतलब यहां पर आपको यह बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेखीय है, तो भी हम दूरी नियम का प्रयोग कर सकते हैं। सम द्विबाहु के होंगे तो दूरी लगानी पड़ेगी। सम द्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है, और समबाहु में तो तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच की हम इन तीनों के बीच की दूरी निकालते हैं। मान लीजिए ये बिंदु A है, जिसका नाम है -2 4 और 7। उसी तरह दूसरा बिंदु B है, जिसका मतलब है 3 -6 और -8। And at the end, the third point C, which is 1 -2 and -2. So the third point is 1 -2 and -2. And we need to find out the distance between them. हमें क्या निकालना है? इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या है? दूरी नियम। दूरी नियम याद है ना? अरे अब तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग इसमें। दूरी नियम, दूरी सूत्र, जो कहना चाहो कह सकते हो। क्या ये x2 - x1 है? बिल्कुल है, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और एट द एंड z2 - z1 का स्क्वायर। क्या आपको ये बात ठीक लगी? बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं AB के बारे में बात करता हूं, सो लेट्स फाइंड आउट द AB। AB कैसे निकालोगे? तो AB निकालने के लिए आपको x2 - x1, मतलब इसका x निर्देशांक में से इसका घटा दो या इसके में से इसका घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। आपको A के निर्देशांक में से B के या B के निर्देशांक में से A के निर्देशांक घटाने। 3 -2, 3 -2, 3 + 2, उसका मतलब है 5, तो ये मिला 5 का वर्ग। -6 - 4 -10, -10 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर। 10वीं कक्षा में ऐसे आपने ढेरों सवाल किए। -8 - 7, तो -8 और -7 मिला के -15, -15 का वर्ग कहो या 15 का वर्ग कहो। ऐसे प्रश्नों में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आप यहां कैलकुलेशन करने जब जाते हैं ना, तो कॉमन जितना निकाल सकते हैं उतना निकालिए। 5 यहां से निकल सकता है, 10 में भी 5 छुपा होता है, 25 में भी 5 छुपा होता है ना। 10 का मतलब क्या है? 2 × 5, और 25 का मतलब क्या है? 5 × 5। सो इफ अगर मैं यहां से 5 का वर्ग बाहर निकाल लेता हूं,
अगर मैं यहां से 5 का वर्ग बाहर निकाल लेता हूं तो यहां पर तो आपके सामने 1 बचता है, यहां से 5 का वर्ग बाहर निकाला तो 2 बचा, मतलब 2 का वर्ग बचा। और यहां से अच्छा 25 नहीं है 15 है ना, ओके सॉरी, हम 15 के बारे में बात कर रहे हैं। 15 होता है 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना आया, 5 का वर्ग तो 5 है, 3 का वर्ग 9 और 1 10 और 4 14। सो ए बी का मान आया 5√14। कितना सर जी, 5√14। नाउ लेट्स काउंट डाउन या काउंट बी सी। कैसे निकालेंगे, बी के निर्देशांक में से सी के निर्देशांक घटाएंगे। तो 3 माइनस 1 2, 2 का वर्ग, बिल्कुल बात सही है, प्लस माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस 6 माइनस माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4 का वर्ग कहो या 4 का वर्ग कहो, ठीक है। माइनस 8 माइनस 2, माइनस 8 माइनस माइनस 2, यहां से तो माइनस 8 माइनस माइनस 2 माइनस 6 का वर्ग कह दो या 6 का वर्ग कह दो। अब इसका कैलकुलेशन तो सिंपल है यार, कैसे, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 40, 36 4 40, 4 का वर्ग, क्लियर है ना, 36 4 40 और 4 का वर्ग 16, तो ये मिलेगा 54। क्लियर है क्या, आई होप कि ये करेक्ट है। 2 4 और 6, यहां से बाहर जाओ तो निकाल सकते हो 2 का वर्ग, या इसमें से भी निकाल सकते हो। 54 के 54 के गुणनखंड करें, नहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहां कुछ मिस्टेक हो जाएगी, 56 54 नहीं, हाँ वही बोल रहा था मैं, 56 के गुणनखंड किए जा सकते हैं, 56 क्या होता है, सबसे पहले 56 को 2 से भाग दो तो 2, फिर 2 से दिया 28 बचा था ना, फिर 2 से दिया तो 14 बचा, मतलब यहां से आप 2√14 निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन जाएगा। तीसरा निकालेंगे ए से सी की दूरी, क्या, ए से सी की दूरी, वो कैसे निकलेगी, तो वो भी ऐसे ही, इसके निर्देशांक में से इसके घटाओगे तो -2 में से 1 गया, तो -2 माइनस 1 -3 का वर्ग 3 का वर्ग, बात बराबर है यार, प्लस 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2 मतलब 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2, तो 7 प्लस 2 9, 9 का वर्ग 81 या 9 का वर्ग। कैलकुलेट करो कितना आता है, 3 का वर्ग, चाहो तो यहां से भी 3 का वर्ग बाहर निकाल सकते हो, पर मैं लिख देता हूं 3 प्लस 36 प्लस 81, ठीक है। तो 81 और 9 90, 90 और 36 126, 126, और 126 के गुणनखंड जो होते हैं ना, वो होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 14, मतलब 14, हमको 14 की जरूरत है, तो ऐसा लिख सकता हूं, मतलब इसके वर्गमूल में से 3 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। अब ए बी कितना है, 5√14, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 2√14 और 3√14 कितना, 5√14, बिल्कुल बात सही है। तो चूंकि अगर मैं 2√14 में 3√14 जोड़ता हूं तो वो 5√14 आ जाता है, और अगर ये 5√14 है, इसका मतलब AC की दूरी और BC की दूरी AB की दूरी के बराबर है। और जब ये कंडीशन आती है कि दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, तब वो तीनों बिंदु समरेखीय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क यहां पर करेक्ट है, ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो अच्छी बात है। हम समद्विबाहु कब बोल सकते थे, समद्विबाहु तब बोल सकते थे जब दो दूरियां बराबर हो, और जैसे मान लीजिए AC AB के बराबर होती और ये दोनों मिलके, मतलब ये BC का आधा नहीं होती, ऐसा हो सकता था, ठीक है। तीसरा समत्रिबाहु कब बोल सकते थे, जब ये तीनों दूरियां बराबर होती, AB AC और BC, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। सिंपल सवाल है, दूरी नियम से आप किसी बिंदु को संरेखीय सिद्ध कर सकते हैं। किसी बिंदु की निर्देशांक अक्षों से दूरियों का योग 36 हो तो उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। अब यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बिंदु के बारे में बात की गई है, आपको पूरी चीज समझनी होगी। यहां पर मैं आपके सामने एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं। पहले तो
एक्स वाई और जेड अक्ष से, आपको मूल बिंदु से या जो अक्ष है उनसे दूरियां दी है। अक्ष से दूरी कितनी होती है उसे भी आप यहां लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी बिंदु उसकी अक्ष से दूरियां कितनी होती है। तो यदि किसी बिंदु के बारे में मैं बात करता हूं, जैसे अपन ने एक छोटा सा बिंदु लिया यहां पर कहीं P नाम का। अब ये जो P नाम का बिंदु है, अगर आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करोगे कि हमने P बिंदु को यहां से यहां जोड़ा है, ठीक है, हमने P को यहां से यहां जोड़ा है, ठीक है, उसके बाद हमने P बिंदु को यहां से यहां जोड़ने के बाद ऐसा भी बनाया है, तो ये P बिंदु के निर्देशांक जो है वो यहां बनना शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह से। मतलब P बिंदु का ये प्रोजेक्शन है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर। ये x है, ये y है और ये z है। यदि ये P बिंदु a, b, c है, ये वाला, तो इस P बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? याद रख लीजिए, x अक्ष पर यह बिंदु a, 0, 0 निर्देशांक बनाता है। y अक्ष पर यह बिंदु 0, b, 0 बनाता है। z अक्ष पर इसका जो निर्देशांक होता है वो 0, 0, c होता है। तो यदि मैं P की x अक्ष से दूरी निकालने जाऊं तो कैसी निकलेगी वो ध्यान रखना। P की पहली बात x अक्ष से दूरी, तो याद रखना सिंपल है, P की x अक्ष से दूरी मतलब ये जो बिंदु है P, इसकी x अक्ष से दूरी लिखेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? तो ये जो दूरी है ना, ये दूरी कहलाती है P की x अक्ष से दूरी। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। P का निर्देशांक आपको पता है ABC, x अक्ष का A, दोनों में A है ना, इनको छोड़ के B का वर्ग प्लस C का वर्ग, ऐसा कुछ। दूसरा, अच्छा दूरी है ना, हाँ ठीक है, दूरी है तो वर्गमूल लग जाएगा यहां पे। कितना लग जाएगा? वर्गमूल। उसके बाद y अक्ष से दूरी कितनी? y अक्ष से दूरी, अब y अक्ष से दूरी का मतलब यही दूरी अगर आप y अक्ष से देखने की कोशिश करते तो ये जो दूरी है ये दूरी होती इस बिंदु की y अक्ष से। और इसे निकालने का तरीका जैसे अपन ने उसको निकाला, यहां पर 0 b 0 है, यहां a b c है, दोनों में b भी है ना, b को हटा के सीधा सीधा a का वर्ग प्लस c का वर्ग, ठीक है। उसके बाद z अक्ष से दूरी अगर निकालने जाओगे तो z अक्ष से दूरी का मतलब है बिंदु की यहां से दूरी ये वाली, और ये निकालने का तरीका भी वही, दोनों में cc नाम का बिंदु कॉमन है तो उसको छोड़ दो। अगर मैं इसी बिंदु की z अक्ष से दूरी निकालूंगा, z अक्ष से दूरी, तो वो आ जाएगी, देखिए दोनों में c और c बिंदु कॉमन था, c यहां c को भूल जाइए, सिर्फ बचा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। और इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? मूल बिंदु कहां होता है? यहां होता है 0, 0, 0, यही मूल बिंदु होता है। यहां से इसको जोड़ना ये कहलाती है मूल बिंदु की दूरी। क्या कहलाती है? या मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी किसकी? P बिंदु की। अपन वही निकाल रहे हैं। ये होती है ABC, मतलब A का वर्ग, B का वर्ग और C का वर्ग। अब आपको ना क्या बोला है कि इस सवाल में क्या बोला है? सवाल में यह बोला है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी का वर्ग, y अक्ष से दूरी का वर्ग और z अक्ष से दूरी का वर्ग 36 है। इसका मतलब रूट a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये वाली दूरी, ठीक है, प्लस रूट a का वर्ग प्लस c का वर्ग, ये दूरी, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, रूट b का वर्ग प्लस c का वर्ग, इसका भी वर्ग जो है वो 36 के बराबर है। जब आप यहां वर्ग करते हैं तो a का वर्ग b का वर्ग बचेगा, ठीक है, b का वर्ग c या a का वर्ग c का वर्ग बचेगा, ठीक है, और उसके बाद b का वर्ग c का वर्ग बचेगा जो कि 36 के बराबर है। तो a का वर्ग 2 बार हो चुका, b का वर्ग 2 बार हो चुका, c का वर्ग 2 बार हो चुका, तो क्या इसे लिख सकते हैं? 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग विच इज इक्वल टू 36। आपने 2 से भाग दिया तो a का वर्ग, b का वर्ग प्लस c का वर्ग 18 के बराबर है।
आपको क्या चाहिए, मूल बिंदु से दूरी, जो कि ए बी, ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग का वर्गमूल होता है। मतलब आपको जो जवाब चाहिए वो 18 का वर्गमूल चाहिए, क्योंकि ये तो 18 के बराबर है। 18 का वर्गमूल कितना, तो 18 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, तो यहां से 3 बाहर निकल जाएगा, 2 रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3√2। क्या ये उत्तर में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड, ख वाला। तो ख विकल्प सही है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग 36 था तो इसका वर्गमूल लेके 6 आंसर लिख सकते थे, तो वो गलत होता। ठीक है, सो इस सवाल को आप एक बार नोट कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ये सवाल, ये 3-4 कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, यदि बिंदु ए बी और सी समरेखीय हो, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, और बिंदु सी रेखा ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात निकालने के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, किसी भी एक बिंदु से आप अनुपात निकाल सकते हैं। ए बी जो है वो, हाँ, सवाल में उलझाने वाली चीज एक छोटी सी है। ए बी रेखा दी है और आपसे यह बोला है कि बिंदु सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। समझने वाली बात यह है कि यदि आपको ये ए और बी बिंदु दिए हैं, ए और बी, और मान लीजिए जैसे ये बिंदु सी है, मान लीजिए यहां से यहां की दूरी जो है वो 10 है और यहां से यहां की जो दूरी है वो 3 है। तो यदि आपसे पूछे कि बिंदु सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब पहले ए बाद में बी, तो आप ए सी बटा बी सी निकालोगे। मतलब पहले ये दूरी, बाद में ये दूरी, और इसे 10/3 लिख दोगे। ये क्या है, सी ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि सी बी ए को किस अनुपात में विभाजित करता है, बी ए का अनुपात, और यहां पर आपको सी बिंदु इस बी ए को किस अनुपात में विभाजित करता है, अगर यह पूछा जाए, तब आप इस अनुपात को उल्टा कर देंगे। मतलब पहले ये दूरी लिखेंगे, बाद में ये दूरी लिखेंगे, तो ये BC बटा AC विच इज 3/10। तो ये दो चीज थोड़ी अलग अलग है, ध्यान रहेगी क्या। सबसे पहले ये देखना है कि पहले बिंदु कौन सा लिखा है। AB में पहले A है, बाद में B है, तो हम A से पहले C की दूरी लिखेंगे, बाद में C से B की दूरी लिखेंगे। सो बेसिकली अब प्रश्न ऐसा है कि आपके सामने 3 बिंदु है, A, B और C। आपको C के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है C अंत्य बिंदु हो या बाह्य बिंदु हो, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर हो सकता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट A है विच इज 9, 8 और -10, अगर ये पॉइंट B है विच इज 3, 2 और -4, मान लेते हैं कहीं ना कहीं C नाम का बिंदु यहां पर स्थित है। ये C है और C बिंदु के निर्देशांक 5, 4 और -6 है, और यहां से यहां का जो अनुपात है वो m है और ये जो दूरी है वो n है। सो बेसिकली हमें निकालना है m से n का अनुपात। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट AC बाय BC, m अनुपात n, ये निकालना है बस हमारा टास्क जो है। तो किसका प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का, है ना। विभाजन सूत्र से मैं C बिंदु का x निर्देशांक कैसे लिख सकता हूं, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है C का x निर्देशांक। हाउ टू फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ठीक है, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो m को आपको 3 से गुणा करना पड़ता है, फॉर्मूला तो यही होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, है ना। x2 का मतलब 3 हो जाएगा ये वाला बिंदु, और x1 का मतलब हो जाएगा 9, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। m और n आपके सामने है। अच्छा, C बिंदु का x निर्देशांक तो 5 के बराबर है, तो अब क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर m, m तो m है, निकालना है। x2 का मतलब 3, ठीक है, n का मतलब नहीं पता, x1 का मतलब 9, और m प्लस n को m प्लस n रहने दो, नहीं पता ना, ये m प्लस n को यहां गुणा कर दो, कितना जाएगा, 5 गुणा m प्लस n बराबर 3m प्लस 9n। 5 को गुणा करो, जो भी करना है,
5m प्लस 5n बराबर 3m प्लस 9n। ये इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, तो 5m में से 3m गए तो 2m, 9m में से 9n में से 5n गए तो 4n। तो आपको मिलता है 2m बराबर 4n या फिर m बटा n बराबर 4/2। इसका मतलब 2:1, 2:1। अब पता है हमने जो शुरू में बात की थी वो क्यों की थी? आपका आंसर 2:1 सही है। अगर यह पूछा जाए कि ए बी को सी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो 2:1, लेकिन अगर यह बोला जाए कि बी ए को सी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी 1:2 हो जाता, उल्टा हो जाता। आप पहले ए बी पूछ रहे हैं या बी ए पूछ रहे हैं। सो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, बिंदुओं 3, 5, -7 तथा -2, 1, 8 को मिलाने वाली रेखा को YZ समतल निम्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। बढ़िया सवाल है। देखिए इसे आप ऐसे समझिए कि आपको अभी YZ तल दिया है और आपसे यह बोला है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए YZ तल है, ठीक है, XY तल ऐसा माना तो YZ तल अपन ने ऐसा मान लिया। मान लीजिए ये YZ तल है और ये एक रेखा है, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है जो इस तल को काट के निकल रही है। अब आपको ये जो बिंदु है ना जहां ये तल को काट रही है वो बिंदु निकालना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपका ये पेन हाथ को तो काट ही नहीं रहा, तो मैं इतना डेडिकेटेड तो होने के हाथ में छेद करके पेन डालूंगा, दैट्स इट, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। अब इस पॉइंट को निकालने का तरीका क्या होगा? इन दोनों बिंदु से ये वाला बिंदु निकालने का तरीका ये हो सकता है कि आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करें। देखते रहिए, प्रश्न वैसे ही जैसा कि होना चाहिए। ये तल है, YZ तल है, ये दोनों बिंदु दिए हैं, ये बिंदु निकालना है, तो ये दोनों बिंदु से तीसरा बिंदु निकालने का तरीका ये कि आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। अनुपात पता होना चाहिए, लेकिन अनुपात तो पता नहीं है। अब अनुपात नहीं पता तो अनुपात निकालने का तरकीब दी जानी चाहिए। तो वो क्या बोला है कि ये तल YZ तल है, YZ तल पर x का मान 0 होता है। बस इतनी सी बात। मान लेते हैं ये जो तल है वो YZ तल है। आप YZ तल को ऐसा बनाओ, ऐसे खड़ा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और देयर इज अ पॉइंट, ऐसे कुछ। कौन कौन सा पॉइंट है सर? ये A वाला पॉइंट है जो कि है 3, 5, -7, और ये B वाला पॉइंट है -2, 1 और 8। इन दोनों बिंदुओं से, ये दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा इस तल को यहां कहीं काट रही है। C बिंदु को आपको ये C बिंदु निकालना है। तो चूंकि ये YZ तल है और आपको पता है कि YZ तल का मतलब है x बराबर 0, तो C बिंदु का x निर्देशांक तो 0 आ जाएगा। क्या बोलते हो? मान लेते हैं बाकी के दो निर्देशांक बीटा और गामा है। C बिंदु का x निर्देशांक 0 क्यों है? क्योंकि ये YZ तल पर है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए और फटाफट ट्राई कीजिए कि अपन ये अनुपात कैसे निकालेंगे। फटाफट बताओ यार। तो ये ऐसा तल होता है अपना, मतलब इसको अपन ऐसे कलर करके भी देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहो तो। ऐसा कुछ जो तल होता है वो पूरा का पूरा तल होता है, इसको अपन ऐसे बना भी सकते हैं। सो बेसिकली इस तल पर हमें बात करनी है एक बिंदु के बारे में जो कि बिंदु है C। कौन सा है सर जी? C वाला बिंदु। और अपन ने ये देखा है कि ये जो C बिंदु है इसका x निर्देशांक 0 है क्योंकि परिभाषा है XYZ तल की। तो क्या आप यहां पर विभाजन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं? विभाजन सूत्र का मतलब क्या है? विभाजन सूत्र का मतलब है कि यदि आपके पास कोई दो बिंदु दिए हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसे अपन x1 y1 z1 मान लेते हैं, इसे अपन x2 y2 z2 मान लेते हैं। अब उसके बाद आपके सामने यहां पर ये अनुपात मान लेते हैं m है और ये अनुपात n है। मतलब मैं मान लेता हूं यहां पर कि A से C की दूरी बटा B से C की दूरी m अनुपात n में लिखी जाएगी। अच्छा, अगर ये m अनुपात n में लिखी जाएगी तो विभाजन सूत्र क्या कहता है? विभाजन सूत्र यह कहता है कि आपको जो भी निर्देशांक निकालना है वो कुछ इस तरह से निकलेगा।
प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये तो x निर्देशांक हुआ, वैसे ही y निर्देशांक निकलेगा, वैसे ही z निर्देशांक निकलेगा। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ c का x निर्देशांक निकालता हूं। अब सर c का x निर्देशांक तो 0 है, फिर आप निकाल क्यों रहे? अरे c का x निर्देशांक 0 है, उससे mn तो मिल जाएगा, m अनुपात n, वो निकालना पड़ेगा, तब जाके बीटा और गामा निकालोगे। तो c का x निर्देशांक 0, बिल्कुल ठीक। m को गुणा x वाले में करोगे x1, ये x2, m का गुणा x2 में करोगे तो m गुणा -2, तो m गुणा -2, ठीक है, प्लस n गुणा 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहां से क्या 0 हो सकता है? -2m प्लस 3n, तो -2m प्लस 3n 0 होगा, या फिर -2m बराबर 3n होगा, बिल्कुल सही है, -3n, या m बटा n 3/2 होना चाहिए। तो अनुपात आपके सामने आ चुका है। अगर अनुपात आ चुका है तो अब आप दुनिया का कोई भी बिंदु निकाल सकते हैं, बीटा और गामा। तो अगर मैं बीटा निकालने जाऊंगा तो बीटा का मतलब है सी बिंदु का y निर्देशांक, जो कि कैसे निकलता है? my2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। my2, m का मान 2, m का मान 3, n का मान 2, तो 3 गुणा y2 का मतलब 1, ठीक है, प्लस 2, n का मतलब 2 था, अपन निकाल चुके हैं यहां पर, और y1 का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, यही था। तो 5 दूनी 10 और 3 13/5, तो बीटा का मान मिला 13/5, ठीक है। आखिरी बिंदु गामा वाला, गामा वाला बिंदु किस सूत्र से निकलेगा? तो उसका भी सूत्र है अपने पास, वही mz2, बिल्कुल बात सही है, nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अरे हां यार, बिल्कुल, लगो फटाफट वैल्यू रखो, 3, m का मान, n का मान 2, z1 का मान -7, z2 का मान 8, तो 2 गुणा या 3 गुणा 8 प्लस 2 गुणा -7 विच इज 2, अगेन 3 प्लस 2, तो 3 8 24 -14 10/5, तो 10/5 कितना? 2 आया। तो आपके सामने सी बिंदु का निर्देशांक 0 बीटा गामा था। यही सी बिंदु आपको इस तल पर निकालना था। तो सी बिंदु कैसा आया? 0, 13/5, 2। ऐसा कोई ऑप्शन है 0, 13/5, 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहां से पहला ऑप्शन हमारी फर्स्ट चॉइस होगी, मतलब ये सही होगा। ये प्रश्न 13 यहां पर समाप्त होता हुआ अगले पे बढ़े। ऐसे ही सवाल है, लगभग सारे एमसीक्यू हैं। अच्छा, फिर आप सोचोगे कि सर इतना बड़ा सवाल है तो फिर ये एमसीक्यू में कैसे? ये तो बड़े लेवल नंबर का सवाल होना चाहिए, एमसीक्यू तो 1-2 नंबर का आता है। तो एमसीक्यू का मतलब आपको यहां पर एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर इस एमसीक्यू का, इन एमसीक्यू का मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा या स्कूल परीक्षा को सिर्फ अच्छा करना नहीं है। इन एमसीक्यूज का मतलब जब आप भविष्य में कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, क्योंकि 11वीं क्लास में बहुत से बच्चों की नींद नहीं खुलती, वो 12वीं क्लास में तैयारी करने की कोशिश करते हैं और वहां काफी लेट हो जाते हैं। तो चाहे वो CUET एग्जाम हो, चाहे वो JEE मेंस हो, चाहे वो आपकी स्टेट की कोई CET या PET जैसी एग्जाम होती हो, उस परीक्षा के लिए एमसीक्यू आपको काम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 14। भाई साहब, ये किसके शीर्ष है? अब पता नहीं ये किसके शीर्ष है, ये तो नहीं पता। मतलब 4 बिंदु दिए हैं, क्या ये आयत के शीर्ष है, क्या ये वर्ग के शीर्ष है, क्या ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, या समलंब चतुर्भुज के शीर्ष है? तो पहली बात, अगर ये चारों बिंदु इन चारों में से किसी एक के शीर्ष है, तो आयत का केस आपको याद है क्या होता था? ठीक है, उसके बाद वर्ग का केस याद है क्या होता था? ठीक है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता था? आई होप आपको सभी याद है। हम इन सभी को निकालने के लिए इसमें से किसका ये चित्र है, किसका मतलब इनको प्लॉट करेंगे तो कौन सा बिंदु बनेगा, ये बनाने के लिए आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि चारों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है तो वर्ग बन सकता है। ठीक है, अगर चारों बिंदुओं के बीच की दूरी समान नहीं है
उसमें आपस की दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है और सामने के दोनों मतलब आपस के नहीं, मतलब उल्टे जो दोनों रेखाएं हैं उनके दूरी बराबर है, तो वो आयत बन सकता है या समांतर चतुर्भुज बन सकता है। अगर ये केस आएगा तो हम विकर्ण देखने जाएंगे, विकर्ण बराबर है अगर तो आयत रहेगा, नहीं है तो समांतर चतुर्भुज है, या समलंब में देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 4 बिंदु आपको दिए, 1 1 1 -2 4 1 -1 5 2 और 2 2 5। मान लेते हैं ये 4 बिंदु जो है वो 4 अलग अलग बिंदुओं को निरूपित करते हैं। ए नाम का बिंदु 1 1 1, बी नाम का बिंदु -2 4 1, ठीक है, सी नाम का बिंदु -1 5 5, या डी नाम का बिंदु 2 2 और 5। ठीक, इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा सा, अगर आपको समय लगे तो। देखो, मान लीजिए एक चतुर्भुज एबीसीडी है ना, आपके सामने एक चतुर्भुज है, कोई भी एबीसीडी कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। सो अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज एबीसीडी है, ऐसा बना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो अगर ऐसा चतुर्भुज है तो अगर, सुनो, सबसे पहली बात होती है कि या ऐसा हो जाए कि सामने की जो भुजा है ए बी वो डीसी के बराबर हो जाए, आपस की दोनों भुजाएं, एवं एडी जो है वो बीसी के बराबर हो, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, आपको दिख नहीं रही होगी। ऐसा ना हो जाए कि ए बी एडी के बराबर हो जाए, मतलब पास पास की भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए बी एडी के बराबर नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन को आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? समांतर। अब समांतर चतुर्भुज के बाद यदि इसी समांतर चतुर्भुज के स्पेशल केस में ए बी डीसी के बराबर रहे, ठीक है, एवं एडी जो है वो बीसी के बराबर रहे। इस बात का ध्यान, ये लाइन क्यों लिखनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसा देखो, अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर है ना, तो इसका मतलब ए बी और डीसी, ए बी डीसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर है, ये कथन भी वहां कहा जा सकता है। इसीलिए मैंने ए बी बराबर सी एडी नहीं है ये नोट करवा दिया। और यदि गलती से ये रेखा और ये रेखा बराबर हो जाए, मतलब एसी बीसी के बीडी के बराबर हो जाए, तो ये समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत में बदल जाता है। काय में? आयत में। ठीक है। अच्छा, तो क्या अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये कौन सा होगा? तो ये चाहे बराबर है या नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज तो रहेगा। सर अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये आयत बन जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। हर समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, हर समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ठीक है, सॉरी, हर आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये जो आयत है ये समांतर चतुर्भुज हमेशा रहेगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि उसके बाद एक और नई कहानी हो जाती है, नई कहानी क्या है कि यहां पर वो कहानी तो ठीक है, अगर ए बी डीसी, ए बी या ए सी और बी डी, ए बी सी डी नहीं, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, यदि ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाए, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, बीसी सीडी के और सीडी डी ए के, और इस केस में जो आयत या जो विकर्ण है वो भी बराबर रहे, तब इस केस को अपन कहते हैं कि ये वर्ग बना है। क्या बना है? वर्ग बना है। ठीक है, तो अपन को यही वेरीफाई करना है, इन भुजाओं की दूरी निकालनी और कुछ नहीं। तो यहां पर अपन दूरी सूत्र लगाने की कोशिश करेंगे। वो क्या होता है कि सर अगर मैं दूरी सूत्र के बारे में बात करता हूं तो बड़ा सिंपल सा नियम है, सिंपल सा सूत्र है कि आप कुछ मत कीजिए, जितने भी x2 x1 या y2 y1 है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं जैसे लिखा लिखते हैं वैसे ही लिख रहा हूं। इसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। अब इस दूरी के लिए आपको क्या? ए बी निकालना है, बीसी निकालना है, सीडी निकालना है, एडी निकालना है, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले ए बी भुजा, ए बी भुजा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस 2 मिला के 3 हो गए, तो 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4, ये भी 3 का वर्ग, 1 माइनस 4 तो माइनस 3 है,
1 माइनस 1 0, तो 3 का वर्ग मिला के 18 का वर्ग हो गया। कितना हो गया? 18 का वर्गमूल। जो भी आए बात की बात है। अगर मैं यहीं पर BC दूरी निकालने की कोशिश करूंगा, अगर मैं BC दूरी निकालूंगा तो क्या बोलूंगा? इसमें से इसे घटाओ, तो -2 में से -1 घटाया तो -1 बचा, मतलब -1 का वर्ग 1 का वर्ग। 4 में से 1 घटाया तो 4 में से 1 घटाया तो बचा हमारे पास 1 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, और 1 में से 5 घटाया तो बचा -4 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, तो ये भी 16 और 2 हो गए 18। मतलब पास पास की दो भुजाएं बराबर आ चुकी है। तीसरी निकालते हैं। तीसरी भुजा कौन सी है? C से D की दूरी। C से D की दूरी कितनी? तो C से D की दूरी -1 और -2, मतलब -1 में से 2 घटाया तो -3, -3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 में से 2 घटाया तो 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, और 5 में से 5 गए तो 0, ये दोनों में से। तो आंसर कितना है सर जी? अगेन 3, 9 और 9 18। अगला A वाला, और A से D की दूरी। अब A से D की दूरी कितनी है? तो 1 में से 2 घटेगा, 1 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, प्लस 1 में से 2 गया तो फिर 1 का वर्ग, और 1 में से 5 गया तो -4 का वर्ग कहो या 4 का वर्ग कहो, 16 और 2 18, ये भी आ गए। अब इन देखो चारों भुजाएं बराबर है। AB ठीक है, AC के AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, और CD DA के बराबर है। मतलब ये चारों भुजाएं बराबर है, और अगर ये चारों भुजाएं बराबर है तो इस केस में दिए गए विकल्पों में वर्ग ही है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ग सेकंड वाला सही है, जहां पर चारों भुजाएं बराबर होती है। क्लियर है क्या? आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14 में। अच्छा, इसको निकालने का कोई और तरीका था क्या? अभी तो नहीं था, हमें भुजाएं निकालनी ही पड़ेगी। अच्छा, अगर ये बराबर नहीं आते तो विकर्ण निकाल के देखते, जो क्या केस है, अपन ने वो केस डिस्कस कर लिए कब क्या हो सकता है। अच्छा, इस बिंदु की 3, 4, 5 की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? मैंने आपको बता दिया है ये चीज, ठीक है, कि यदि बिंदु ABC है, ABC की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष वाले में B को खा जाओ। किसको खा जाओ? B को। ABC में से B को खा गए, A का वर्ग प्लस C का वर्ग। इसको खा जाओ y वाला बिंदु, ठीक है। अगर x वाला आएगा तो इसको खा जाएंगे B का वर्ग प्लस C का वर्ग। Z से दूरी पूछेगी तो A का वर्ग प्लस B का वर्ग। अब यहां पर आप साफ साफ देखिए, यहां पर A का मान तो 3 है, B का मान 4 है, और C का मान 5 है। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी निकालनी थी, तल से नहीं, अक्ष से। तो A का मान 3 का वर्ग, C का मान 5 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 34, तो 34 आना चाहिए रूट के साथ। ऑप्शन नंबर क सही है। तो विकल्प नंबर क इस प्रश्न का हमारे सामने सही है, रूट 34। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा लॉजिक है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपके हाथ में गेंद है। उस गेंद की आपके घर के, आपके जो आपका फेस है उसके सामने वाली दीवार से दूरी कितनी है? तो वो जो दीवार है वो एक तल है। जैसे मान लीजिए उसे अपन ने कहा कि वो YZ तल है, Z अक्ष और Y अक्ष की मदद से बना, तो वो YZ तल है। तो ये जो YZ तल है उससे आपने दूरी निकाली, वो दूरी अलग होती है। इसी बिंदु की जहां ये दीवार खत्म होती है और वो कोनों को मिलाने वाली लाइन बनती है ना, उस लाइन से दूरी, तो वो अक्ष हो सकता है। तो ऐसी दूरी और ऐसी दूरी, दोनों दूरियां अलग अलग होती है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। एक बिंदु x, y और z अक्ष के समांतर, अच्छा x, y, z x अक्ष के समांतर गति करता है, तो x, y, z में कौन सा चर अपरिवर्तित रहेगा? मतलब ऐसे मानो कि ये हमारा x, y तल है ना, या यूं समझ लो कि x अक्ष है, ठीक है, और एक जो बिंदु है वो x अक्ष के समांतर कहीं भी घूम सकता है। वो बिंदु x अक्ष के समांतर कहीं भी घूम सकता है। तो उस बिंदु का क्या, कौन सा बिंदु अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित मतलब जैसे मान लीजिए उस बिंदु पर कोई बिंदु 1, 2, 3 है उस रेखा पर, ठीक है।
अब जो 1,2,3 है उसमें से आप कहीं भी चले जाओ, ये इनमें से क्या चीजें चेंज हो सकती है, आपसे प्रश्न ये पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अपन एक फोटो बना के देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड तल है, ऐसा एक्स वाई और जेड, अब एक्स अक्ष के समांतर गति करता है, मतलब ऐसा हो सकता है। अब एक्स अक्ष यहां पर दो विमीय ज्यामिति में तो है नहीं, वो त्रिविमीय में, मतलब एक्स वाई तल जो है वो जो ऐसा कुछ हो सकता है जो एक्स के समांतर हो। इसको एक्स के समांतर को ऐसा भी मान सकते हो कि एक तल है जो एक्स के समांतर है, ऐसा। अब इस बिंदु पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं इसे सदैव कि चूंकि हम एक्स तल पे बात कर रहे हैं तो कोई भी बिंदु यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, हर बिंदु का एक्स निर्देशांक अलग अलग आएगा, हर बिंदु का एक्स निर्देशांक अलग अलग आएगा, बिल्कुल, लेकिन उसका वाई निर्देशांक हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वाई से लंबवत जा रहा है। जेड निर्देशांक भी हमेशा सेम रहेगा। तो यदि कोई रेखा या कोई बिंदु एक्स के समांतर है तो वाई जेड हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ख। इसे ऐसे समझो कि अगर आपका जो घर है, मतलब आपका जो कमरा है ना, वो त्रिविमीय ज्यामिति का एक बेहतरीन उदाहरण है। उस कमरे की जो फर्श है, उस फर्श के समांतर अगर आप किसी भी चीज को घुमाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ऊंचाई जो है, या फिर आपने गेंद रखी हाथ में, उसे ऐसे घुमाने की कोशिश की ऐसे ऐसे, तो ये जो वो आप फर्श के पर समांतर घुमा रहे हैं तो फर्श से दूरी जो है वो समान रहेगी, मतलब यहां से यहां की दूरी समान रहेगी, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह दूसरी दूरी भी समान रहेगी, मतलब अगर यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो ठीक है, ये एक्स तल मान सकते हैं। तो यहां पर वाई व जेड जो है वो सदैव समान रहेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप बोलोगे कि सर जेड की तो दूरी यहां से ये हो गई है, फिर क्या होगा? तो ये तल ऐसे नहीं दिखता ना। अगर अपन तल को त्रिविमीय में देखने की कोशिश करेंगे ये वाले की, तो एक बार वो आपको भी दिखा देना चाहिए। जो तल होता है वो त्रिविमीय ज्यामिति में बहुत अलग अलग सा दिखता है, मतलब ऐसा बनेगा फोटो, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा और ऐसा होगा। तो ये इसके साइड भी उतना ही आएगा जितना इधर है। ये दूरी आप देखिए सदैव समान रहेगी। तो z अक्ष के साथ भी इसकी जो दूरी है वो सदैव समान रहेगी, मतलब z निर्देशांक भी अपरिवर्तित रहेगा। समतल x और z बिंदुओं 1, -1, 5 और 2, 3, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो लैम्डा का मान क्या है? यहां पर आपको एक तल दिया है XOZ। ये तल XOZ का मतलब है एक्स अक्ष, मूल बिंदु और Z अक्ष से बनने वाला तल। और ये कौन सा तल होता है? ये XZ तल ही होता है। XZ तल को बीच में O ला दिया, मतलब मूल बिंदु ला दिया, और वो सदैव सब में होता ही है। प्रश्न ऐसा है कि ये आपके सामने X अक्ष है, ये Y अक्ष है और ये Z अक्ष है। अब आगे ये Z अक्ष, अगर इस वाले तल के बारे में बात करोगे तो ये जो तल है वो तल बना है X और Z की मदद से। किसकी मदद से? X और Z की। तो इस तल को कहा जाता है XZ तल। क्या बोलते हैं सर जी? XZ तल। अब कोई एक बिंदु है ऐसा जो यहां से निकल के यहां से गुजर गया, यहां पर इसने XZ तल को कट किया है। बिंदु है 1, -1 और 5, या 2, 3, 4 यहां लिखते हैं, सब कुछ धनात्मक दिख रहा है। 2, 3, 4 और 1, -1 और 5 यहां कोई एक बिंदु है ऐसे। तो अगर ये बिंदु A है और ये B है, तो आपको इस बिंदु से इस बिंदु का अनुपात निकालना है, मतलब A से B के बीच का अनुपात। तो अगर ये बिंदु C है, हमें AC बटा BC निकालना है। ये हमारा काम होगा इस प्रश्न में। आपको इस बिंदु व इस बिंदु को अनुपात में तोड़ने का बोला है। तो आपने कहा कि यहां से AC मतलब 1, -1, 5 जो कि ये वाला बिंदु है, 2, 3, 4 जो कि ये वाला बिंदु है, तो ये जो दूरी है बटा ये दूरी कितनी होगी? और आपको ये बोला है कि लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो आपको ये बोला है कि ये जो दूरी है वो कितनी है? लैम्डा अनुपात 1। सो अब पता कीजिए कि लैम्डा का मान कितना है। ठीक है, ये बिंदु कौन से तल पर स्थित है? XOZ तल पर। ठीक है, तो चूंकि XOZ तल पर y का मान सदैव 0 होता है,
x जो उसमें x और z तल में x और z लिखा हुआ है, तो y का मान सदैव 0 होगा, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या मैं यहां पर इसका इस a और b बिंदु की मदद से बनने वाले c बिंदु का y एक्सिस निकालूं या y निर्देशांक निकालूं? मैंने ये वाला, मतलब ये थोड़ा सा जो रेखाएं दिख रही है आपको, इनमें से अपन बहुत सारी गायब कर देते हैं, अपने काम की नहीं है वैसे, मतलब ज्यादा आपको अच्छा दिखेगा। यहां पर ये कहीं ना कहीं अक्ष है, ये वाला आपका एक्स जेड तल है, तो इसका y निर्देशांक निकाल सकते हैं क्या? इसका y निर्देशांक x और z तल में सदैव 0 होगा। तो क्या मैं c बिंदु का y निर्देशांक निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। कैसे? c का y निर्देशांक ये 0 है क्योंकि ये x और z तल में है। और इसका जो निकालने का तरीका है वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये k अनुपात 1 है तो विभाजन सूत्र की मदद से k का गुणा मैं y2 में कर दूं प्लस y1 को जोड़ दूं और k प्लस 1 कर दूं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने विभाजन सूत्र में सूत्र पढ़ा है कि अगर ये y1 है और ये y2 है तो आप k का y2 में गुणा करेंगे, 1 का y1 में गुणा करेंगे बटा k प्लस 1 कर देंगे और ये 0 के बराबर है। आप ये देख चुके हो। तो k y2, k का गुणा किसमें किया? 3 में किया, तो 3k माइनस y1 का मान -1 है तो -1 डिवाइड बाय k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? 3k माइनस 1 बराबर 0, k बराबर 1/3 ऑप्शन में है जरूर। कितना? k का मान आया 1/3, ऑप्शन नंबर 4। तो एक ही तरह के सवाल बार बार घूम कर आ रहे हैं, या तो विभाजन सूत्र से या दूरी नियम से, दोनों में से एक, मतलब इनके अलावा ज्यादा कोई सवाल नहीं है। हाँ, ज्यामिति में जो आप पढ़ चुके हो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं में या 9वीं 10वीं में, उसमें आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। अभी तो घन घनाभ के बारे में भी बातें होती है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खैर, बात करते हैं आगे। इस बिंदु की y z तल से दूरी कितनी है? हमने डिस्कशन किया था किसी बिंदु के बारे में, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर ऐसा कोई तल बना है, x तल, y या x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, और इनकी मदद से एक बिंदु बना है यहां पर कोई एक बिंदु है। इस बिंदु को अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये ऐसे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और इसके अलावा ये बिंदु यहां, यहां, यहां और यहां आपको दिखेगा। ये बिंदु P है। अगर ये बिंदु P का निर्देशांक अपन a, b, c मान लेते हैं, तो yz तल से दूरी, मतलब ये P बिंदु की जो दूरी है या P बिंदु का जो अनुपात है वो ऐसे लिखा जा सकता है कि ये जो P बिंदु है वो इस वाले तल से कितना दूर है। जो P वाला बिंदु है वो ये वाले तल से कितना दूर है, आपसे ये पूछा हुआ है प्रश्न में। तो ये कैसे निकाले? तो बड़ा सिंपल सी कहानी, बड़ी सिंपल सी बात है ये चीज निकालने के लिए। आप इस फोटो को फिर से बना सकते हैं ऐसा कुछ। क्या निकालना है? ये वाली दूरी। अगर ये बिंदु A है या B है तो आपको B से P की दूरी निकालनी है। प्रश्न में कितनी होगी? हम इसको डिस्कस कर चुके थे और बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, हालांकि उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। देखो, जो B नाम का बिंदु होगा ना, B नाम का बिंदु चूंकि इस बिंदु की वजह से बना है और YZ तल में है, तो YZ तल में x का मान 0, बाकी दोनों निर्देशांक BC ही है। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप P से B की दूरी निकालोगे तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये इस दूरी के बराबर आएगी। घन या घनाभ समझते हो ना? ये जो लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर है, और ये जो बिंदु होता है वो a, 0, 0 होता है। मतलब ये जो लंबाई है वो a के बराबर है। हमने सूत्र लिखे थे इसे, किसी बिंदु की x z तल से दूरी b के बराबर, किसी बिंदु की y z तल से दूरी a के बराबर। यहां पर हमसे y z के बराबर पूछा है तो वो a के बराबर है, और यहां a का मापांक भी उसे कह सकते हो, मतलब धनात्मक मान। तो यहीं पर अगर मैं 3, 4, 5 के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आंसर a का मान 3 है, तो दूरी कितनी आनी चाहिए? a के बराबर, मतलब 3 के बराबर, या मापांक a के बराबर मतलब मापांक 3 के बराबर। मापांक का मतलब धनात्मक मान होता है, इसीलिए यहां पर आंसर 3 हो जाएगा। तो 3 इकाई ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट है। डन है? एक बार वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। चलिए,
प्रश्न नंबर 19, बिंदु P से y अक्ष पर बनाए गए लंब पाद की लंबाई कितनी है। अपन ने फॉर्मूला लिखा है अभी, ठीक है, कि किसी भी बिंदु की P अगर a, b, c है तो इसकी y अक्ष से बनाई गई लंबाई, y अक्ष से लंबाई, यह निकालने का तरीका ऐसा है कि आप b को भूल जाइए, a और c को लिख दीजिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। b को क्यों भूल जाइए, या a का वर्ग प्लस c का वर्ग। अगर मैं y अक्ष से लंबाई की बात करूंगा तो इसका y निर्देशांक भूल जाओ, x अक्ष से बात करते तो x भूल जाते, b का वर्ग प्लस c का वर्ग का वर्गमूल, z अक्ष से बात करते तो c को भूल जाते, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो आपके सामने बिंदु जो है वो दिया है 3, 4, 5। तो क्या यहां पर जो दूरी आएगी वो आ जाना चाहिए, a का मान 3, c का मान 5, तो 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग विच इज इक्वल टू √34। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला फिर से ये करेक्ट है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के। चलिए, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो सदैव याद रख लीजिए, बिंदु a, b, c, बिंदु a, b, c की मूल बिंदु से दूरी, कौन से बिंदु से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो मूल बिंदु से जो दूरी है वो आती है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। a का वर्ग b का प्लस वर्ग प्लस c का वर्ग, तो a b c जो है वो कितने आ गए आपके आंसर में, a b c 3, तो 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यार ये तो हुआ 16, 16 और 9 25, 16 और 9 25, 25 और 25 50, मतलब 50 का वर्ग, जो कि गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 गुणा 5 आ जाता है। 5 बाहर निकाल लो तो 5√2, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर क में √50 ही दिया है, फटाफट वेरीफाई कर लो अगर कोई समस्या है तो बढ़ते हैं आगे। क्या है आगे, सवाल है आगे, यदि बिंदु A01 और 012 के बीच की दूरी √27 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये तो लिखा ही होगा सवाल में। सो बेसिकली हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी है और हमें यहां पर a का मान निकालना है। दूरी सूत्र लगा देते हैं सीधा सीधा, ये तो है ना। ये तो सवाल एकदम जैसे कहते हैं ना, हलवा कहते हैं जिसे। हलवा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ इसे खाना ही, ये चबाना भी नहीं पड़ेगा। दूरी सूत्र और टेस्टी भी बड़ा है, नंबर तो पूरे देकर जाएगा। सो इन दिस केस x2 माइनस x1, ठीक है, का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। हमें ये चीज निकालनी है। x2 माइनस x1, तो ये x2 ये x1 ले लो, जो मर्जी करे। a माइनस 0 a का वर्ग, 0 माइनस 1 1 का वर्ग, 1 माइनस 2 1 का वर्ग बराबर √27। ये दूरी दी है दोनों के बीच, तो ये तो मिला a का वर्ग प्लस 2 यार, है ना। a का वर्ग प्लस 2 बराबर √27। अब दोनों साइड वर्ग करोगे, वर्ग करने से a का वर्ग प्लस 2 27 के बराबर हो जाएगा। किसके? 27 के बराबर। यहां a का वर्ग 25 बराबर हो जाएगा। ये बात भी मेरी पूरी तरह से सही है। तो यहां से a का जो मान है वो प्लस माइनस 5 आएगा। 25 या 25 का वर्गमूल क्या है? 5 या माइनस 5। ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। क भी सही हो सकता था, ग भी सही हो सकता था, लेकिन दोनों एक साथ सही बहुविकल्पी सवाल में जिसमें एक ऑप्शन सही हो नहीं हो सकते, इसीलिए ख विकल्प सही है कि ये दोनों को निरूपित कर रहा है। खैर, प्रश्न नंबर 21 समाप्त होता हुआ। तो सिंपल सवाल था। 22 के बारे में बात करते हैं। एक्स अक्ष में से या एक्स अक्ष निम्नलिखित में से कौन से दो अक्ष का प्रतिच्छेदन है? मतलब आपसे यह बोला है कि एक्स अक्ष कौन कौन से दो अक्षों से मिलकर बनता है। मतलब इसे ऐसे समझो कि आपके घर, जो घर का कमरा है, आप बोलेंगे सर बार बार आप वही उदाहरण देते हैं, वो सबसे बढ़िया उदाहरण है। वहां जो एक कोना है ना, जहां से एक लाइन जाती है, वो किन किन दो दीवारों से मिलकर बनी है।
ये सवाल आपसे पूछा है। तो क्या, बस सवाल खत्म। ये x है, ये y है और ये z है। मैंने आपको तलों को पहचानना सिखाया था। x और y की वजह से बनेगा x y तल, ठीक है। y और z की वजह से बनेगा y z तल, और x और z की वजह से बनेगा x z तल। अब ये जो x अक्ष है, सुनने की कोशिश करना, ये x अक्ष, ये वाला x अक्ष कौन कौन से तल से मिलके बना है? सर ये वाला तल और ये वाला तल मिलके बनेगा तो x अक्ष बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये x z तल है, ये x y तल है, इन दोनों के मिलाने से ये जो रेखा बन रही है यही x अक्ष है। तो x अक्ष किन किन की मदद से बनेगा? x अक्ष बनेगा x z और x y तल की मदद से। तो आंसर में हमारा होना चाहिए x z एवं x y। क्लियर है? एक्स जेड एवं एक्स वाई ऑप्शन नंबर क में है। अगर वाई अक्ष की पूछेगा तो वाई अक्ष ये वाला अक्ष है, ये इन दोनों से बनेगा वाई जेड एक्स वाई, ठीक है। मतलब सीधे सीधा याद रखने का तरीका, एक्स तल एक्स अक्ष पूछा है तो उन दोनों से जिनमें दोनों में एक्स आता है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो इन दोनों से बनेगा। वाई किससे बनेगा? इन दोनों से, क्योंकि इसमें वाई नहीं है। z अक्ष इन दोनों की मदद से बनेगा क्योंकि इन दोनों में z है, इसमें z नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। प्रश्न नंबर 22 भी समाप्त। बिंदु निम्नलिखित में से किस अष्टांश में स्थित है? और अष्टांश पहचानने के लिए एक टेबल बनानी होती है। टेबल कैसी बनानी होती है? तो टेबल ऐसी बनानी होती है कि हम लिख देते हैं अष्टांश, लिख दिया अष्टांश, और एक्स वाई को पहचानने का तरीका एक्स वाई और जेड। अष्टांश कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। और यहां पर एक्स वाई जेड को पहचानने का तरीका, एक्स को पॉजिटिव लिखो, फिर नेगेटिव लिखो, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वाई को दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, जेड प्लस 4 बार, बाकी 4 बार माइनस। आपको बिंदु दिया है -2, -3 और -4। इस बिंदु के लिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है। ये तीनों बिंदु नेगेटिव है और ये वाली चीज कहां पर दिख रही है? यहां पर। कौन से में दिख रही है? 7वें में। तो यहां जवाब क्या होना चाहिए? 7वां, ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर 7वें अष्टांश में यह बिंदु स्थित होगा। चलिए प्रश्न नंबर 24। एक बिंदु जिसके लिए x और y दोनों 0 है, तो अपन ने, मतलब ये क्या है, तो इसके बारे में अपन बात कर चुके थे कि यहां अक्षों के समीकरण हमने पढ़े थे। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है और ये z अक्ष होता है। इन अक्षों पर x अक्ष पर y का मान और z का मान सदैव 0 होता है। y अक्ष पर x का मान और z का मान 0 होता है। z अक्ष पर y और x दोनों का मान 0 होता है। आपसे बोला है कि y बराबर 0 और z बराबर 0 का बिंदु पथ, तो y बराबर 0 और z बराबर 0 का बिंदु पथ x अक्ष होगा। ऑप्शन नंबर क करेक्ट। प्रश्न नंबर 25 की शुरुआत। प्रश्न नंबर 25 ऐसा है कि एक बिंदु जिसके लिए x बराबर 0 है का बिंदु पथ क्या है? x किसके लिए 0 होता है? देखो, अगर दो चीजें 0 है, जैसे x और y दोनों 0 है तो वो z अक्ष का समीकरण है। अगर y और z दोनों 0 है तो वो x अक्ष का समीकरण है। लेकिन सिर्फ एक चीज 0 है, जैसे कि यहां x 0 है तो वो तल का समीकरण होता है। नोट कर सकते हैं इस चीज को। हालांकि नोट अपन ने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तब जिसके बारे में ध्यान दिया था, इसे एक बार और अपन लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ये y है, ये z है। y अक्ष पर x z दोनों 0। अगर सिर्फ x बराबर 0 बोला है तो x बराबर 0 का मतलब है जहां पर y और z कुछ ना कुछ हो सकते हैं, और जहां y और z कुछ ना कुछ हो सकते हैं वो y z तल होता है। मैं इस चीज को आपको फिर से लिखा देता हूं। अगर आपसे x अक्ष बोले और समीकरण बोले तो अक्ष कौन सा? x अक्ष। पहला
एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, z बराबर 0, y अक्ष का समीकरण z बराबर 0, x बराबर 0, z अक्ष का समीकरण y बराबर 0, x बराबर 0। लेकिन अगर तल के बारे में बात हो तो तल अकेला अक्ष से नहीं बनता, तल दो अक्षों से मिलकर बनाया जाता है। तल और उसका समीकरण, तो तल एक्स वाई तल हो सकता है जहां पर z का मान सदैव 0 होता है, वाई जेड तल जहां x का मान 0 होता है, और एक्स जेड तल जहां पर y का मान 0 होता है। तो यदि दो दो चीजें 0 है तो वो अक्ष का समीकरण है, इकलौता कोई एक 0 है तो वो तल का समीकरण है। तो यहां पर आपके सामने वाई जेड तल ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए करेक्ट, प्रश्न नंबर 25 का। क्लियर है? तो प्रश्न नंबर 25 यहां पर समाप्त होता हुआ। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो चुका है चैप्टर समाप्त। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं और आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर लगता है कि रियली बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यार पढ़ाया जा रहा है, आपको एक एक सवाल कराया जा रहा है, एक एक प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो आपकी किताब में भी नहीं है। किताब तो पूरी कराई जा रही है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं, परीक्षा के लिए आपको प्रश्न पत्र कराए जाएंगे। तो आप इन वीडियोस को एक जगह पर देख सकते हैं, मतलब YouTube पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrainshindy पर जाकर भी जो भी वीडियोस हैं मैग्नेट ब्रेन्स के वो देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम देखना चाहें तो CBSE इंग्लिश मीडियम पर सिलेक्ट कीजिए, हिंदी में 6ठी से लेकर 12वीं CBSE हिंदी को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं, आपकी 11वीं कक्षा है, 11वीं कक्षा को चयन किया, अलग अलग विषय है, गणित विषय को चयन किया तो गणित विषय की प्लेलिस्ट ऐसी दिखेगी, वहां लिखा रहेगा गणित NCERT। इस पे क्लिक किया तो NCERT के पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन यहां मिलेगी, और साथ में सारे के सारे चैप्टर 1 बाय 1 आपको यहां लिखे रहेंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक्स में वो वीडियो या चैप्टर खत्म हुआ है उसकी प्रश्नावली है, सब लिखे रहेंगे। जिसपे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी प्रोसेस है, अपनाना है, 2-4 बार में तो सीख जाओगे आप लोग कहाँ से क्या देखना है। बाकी आपको पता ही है कि कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल चैनल है यार, और पूरी तरह से आपको मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे ये कोई बोलने वाला है कि आपको इतने वीडियो के बाद या इतना देखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद पैसा देना है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो और चैनल को शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया और अपने दोस्तों ने भी नहीं किया हो तो। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।